इसी मौत के दरवाजे में खेला करते थे दुश्मनों के साथ में खूनी खेल। निकलेंगे यहाँ से 200 दुश्मन। जब यहाँ से दुश्मन बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि दुश्मनों का सर कैसे कलम किया जाएगा। 1289 का वो वक्त जिस समय यहाँ के राजा रामदेव यादव, उन्हीं के वक्त में अलाउद्दीन खिलजी ने 1294 के वक्त में इस किले को बाहर से घेर लिया, लेकिन किले को लड़ाई करके जीत पाना मुश्किल था। इसीलिए उन्होंने इस किले को जीतने के लिए एक रणनीति अपनाई और यहीं के जो किलेदार थे हरपाल दे यादव, उनको रिश्वत दी। और हरपाल दे यादव जो थे ना, वो राजा राम यादव के ही दामाद थे। रिश्वत का लालच पाकर उन्होंने इस किले में अनाज की जगह नमक उपलब्ध करवाया। यहाँ के राजाओं को, प्रजा को अनाज की कमी पड़ी तो संधि करनी पड़ी दिल्ली सल्तनत के साथ में, और उस संधि के साथ में उन्हें इस बात का दावा करना पड़ा कि हर साल वो दिल्ली सल्तनत को लगान भी देंगे। और यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी सारा धन दौलत लूट कर लेकर गया। बताते कि 51 ऊँटों के ऊपर उसने यहाँ के धन दौलत हीरे जवाहरात को लूटा था। और दोस्तों, इस किले की बनावट ही इस तरीके से बनाई गई है कि हर कदम पर दुश्मनी सैनिकों को एक नई रणनीति और एक नई चाल देखने का मौका मिलता है। अब दोबारा से घुमावदार एक नया रास्ता, एक नई दिशा की तरफ जाता हुआ हिस्सा। अब दोस्तों, दोबारा यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश की है उन दुश्मनों को। दुश्मनों के सामने 2 दरवाजे आ जाएंगे, एक बड़ा दरवाज़ा आ जाएगा तो एक छोटा दरवाज़ा आ जाएगा। कुछ दुश्मन इस दिशा में चले जाएंगे, दोबारा से उनको आगे जाके रास्ता बंद मिलेगा और उनका वहीं पर कत्लेआम कर दिया जाएगा। तो ये है इस किले में प्रवेश करने का मुख्य दरवाज़ा। जिस समय राजा रामदेव यादव के सामने अलाउद्दीन खिलजी ने घेराबंदी कर ली थी, तो उन्होंने वारंगल के राजा प्रताप देव और जो द्वार समुद्र का रास्ता है, यानी कि वर्तमान का केरल वाला भाग, वहां के राजा वीर वल्लन को पत्र भिजवाया, मैसेज भिजवाया कि हमारी मदद करें, लेकिन मदद नहीं मिल पाई। और 1209 के वक्त में जब राजा रामदेव राय यादव की मृत्यु हो गई, तो उनके जो बेटे थे शंकर देव, उन्होंने फिर से लोहा उठाया और खिलजी के खिलाफ विद्रोह शुरू किया, लेकिन वो ज़्यादा चल नहीं पाया। और बाद के वक्त में उन्हीं के बहनोई यानी कि राजा रामदेव राय के दामाद हरपाल देव यादव, जिन्होंने पहले बगावत की थी, अब उन्होंने खिलजियों को लगान देने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें राजा बनना था। और बताते हैं कि खिलजी ने अपने बेटे मुबारक शाह खिलजी के साथ में यहाँ पर अपने सेनापति को भेजा, और जो यहाँ के राजा थे ना, उनकी चमड़ी तक उतरवा दी थी। और उसके बाद में यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के अधीन में वाला हिस्सा आ गया था। और किले का अंदर वाला जो भाग आज आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसे कहा जाता है चीनी महल। और बाहर की तरफ काफ़ी खूबसूरत इस पे काम किया गया है। बताते हैं 1633 के वक्त में जब शाहजहाँ के अधीन में ये वाला हिस्सा आ गया था, तो शाहजहाँ ने अपने विश्राम के लिए इस हिस्से का इस्तेमाल किया था। लेकिन बाद के वक्त में जब यहाँ पर औरंगजेब ने शासन किया, तो औरंगजेब ने इस हिस्से को अपनी जेल के रूप में इस्तेमाल किया। और इस जेल के अंदर औरंगजेब ने आसपास के जो काफ़ी सारे शासक थे उनको कैद रखा था। ऐसा भी कहा जाता है इतिहासकारों के अनुसार, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे संभाजी, उनको भी इसी हिस्से में बहुत लंबे वक्त तक नज़रबंद रखा था, कैद रखा था। और पास के ही काफ़ी सारे निज़ाम थे, उनको भी यहीं पर बंद रखा था। अबुल हसन नाम के एक शासक थे जिनको 12 वर्षों तक यहाँ पे कैद रखा था, और 1699 में उनकी देहांत हो गया था। उनको खुलदाबाद में आज भी दफन किया गया है। तो ये है दोस्तों औरंगजेब के वक्त का एक जेल, या फिर बादशाह शाहजहाँ के वक्त का विराम स्थली। चीनी मिट्टी बाहर काम किया गया है, इसलिए इसको चीनी महल का संज्ञा भी दी गई है। अब दोस्तों, सामने से बड़ा सुंदर नज़ारा इस पूरे दौलताबाद के किले का दिखाई मालूम पड़ता है। और इसी हिस्से के साथ साथ में हम लोगों को आसपास की वादियों का नज़ारा देखने का मौका मिलता है। हम इसके पीछे वाले हिस्से में जा रहे हैं और इस हिस्से से पास की खाई का व्यू भी देख सकते हैं, पास के परकोटे देख सकते हैं। उस समय की कुछ पुरानी इमारतें जो हैं आज दफन हो चुकी हैं इस जंगल में।
और इसी के पास वाले हिस्से में दोस्तों हमें अंदर जाने के और रास्ते दिखाई देंगे, जिसको हम अब यहाँ से कैद करने वाले हैं।